हेलो बच्चों, मैं आपका गणित शिक्षक कमलेंद्र हूँ। आज हम लोग कक्षा 10 गणित के अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के अंतर्गत आपकी किताब में पेज 58 पर दिए गए उदाहरण 9 को समझने का प्रयास करेंगे। इस उदाहरण में अनुच्छेद 3.3 जहाँ पर लिखा है उसे आप शुद्ध कर लेंगे अनुच्छेद 3.2। तो इस प्रकार इस उदाहरण में लिखा है कि अनुच्छेद 3.2 के उदाहरण 2 जो कि आपकी किताब में पेज 47 पर है, अर्थात 2 पेंसिल और 3 रबड़ों का मूल्य ₹9 है और 4 पेंसिल तथा 6 रबड़ों का मूल्य ₹18 है। प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक रबड़ का मूल्य ज्ञात कीजिए। यह उदाहरण पेज 47 पर आप देख रहे हैं दिया गया है, जिसमें रोमिला एक स्टेशनरी की दुकान में गई और ₹9 में 2 पेंसिल तथा 3 रबड़ खरीदी। उसकी सहेली सोनाली ने रोमिला के पास नई की तरह की पेंसिल और रबड़ देखी और उसने भी ₹18 में उसी तरह की 4 पेंसिल और 6 रबड़ खरीदी। इसी उदाहरण को हम यहाँ पर हल कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि हमें इस उदाहरण में प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक रबड़ का मूल्य ज्ञात करना है। हम जो भी ज्ञात करना रहता है उसे चर के द्वारा व्यक्त कर लेते हैं या अक्षर के द्वारा व्यक्त कर लेते हैं। चरों को हम अक्षर के द्वारा व्यक्त करते हैं। इसलिए यहाँ पर एक पेंसिल के मूल्य को हम x रुपए के द्वारा व्यक्त कर लेते हैं और रबड़ के मूल्य को हम y रुपए के द्वारा व्यक्त कर लेते हैं। इन दोनों चरों के रूप में हम इस उदाहरण में दी गई शर्तों को बीजगणितीय रूप में लिखने का प्रयास करते हैं। आप देख रहे हैं पहली शर्त में 2 पेंसिल और 3 रबड़ों का मूल्य ₹9 है। इसे जब बीजगणितीय रूप में लिखेंगे तब 2 पेंसिल का मूल्य 2x रुपये होगा, क्योंकि एक पेंसिल का मूल्य x रुपया है तो 2 पेंसिल का मूल्य 2 गुणे x होगा, अर्थात 2x रुपया होगा। और 3 रबड़ का मूल्य ज्ञात करने के लिए हम एक रबड़ के मूल्य में अर्थात y रुपये में 3 से गुणा करेंगे तो हमें 3y प्राप्त होगा। और इन दोनों ही मूल्यों को जब जोड़ेंगे तब हमें ₹9 प्राप्त होना चाहिए। 2x धन 3y बराबर ₹9 हमें प्राप्त होना चाहिए। 2 पेंसिल का दाम ये है, 3 रबड़ का मूल्य ये है और इस प्रकार दोनों के मूल्यों को जब जोड़ेंगे तो हमें ₹9 पहली शर्त के अनुसार प्राप्त होना चाहिए। इसी प्रकार जो उदाहरण में दी गई दूसरी शर्त है, जिसमें 4 पेंसिल और 6 रबड़ों का मूल्य ₹18 बताया गया है, इसे जब बीजगणितीय रूप में लिखेंगे तो हम 4 पेंसिल के मूल्य को 4x रुपये और 6 रबड़ों के मूल्य को 6y के रूप में लिखेंगे और दोनों को जोड़ेंगे तो ₹18 के बराबर होना चाहिए। इस प्रकार हमें
दूसरी समीकरण 4x धन 6y बराबर 18 प्राप्त होती है। पहली समीकरण 2x धन 3y बराबर 9 को हमने एक समीकरण 1 माना है और 4x धन 6y बराबर 18 जो हमें दूसरी शर्त से प्राप्त हुई रैखिक समीकरण है उसे हमने समीकरण 2 माना है। अब इसे हम प्रतिस्थापन विधि से हल करना चाहेंगे क्योंकि इस समय जो हम सवालों को हल करना सीख रहे हैं वह प्रतिस्थापन विधि के द्वारा रैखिक समीकरण युग्म को हल करना सीख रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि से ही इन समीकरणों को हल करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर यदि हम पहली समीकरण से x का मान ज्ञात करें तो हम देखते हैं कि क्या मिलता है हमको। अगर x का मान हमें ज्ञात करना है तो 2x को हम बाईं तरफ ही रखेंगे और 3y को दाईं तरफ ले जाएंगे, और जब ले जाएंगे तो हमें इस प्रकार 2x बराबर 9 ऋण 3y प्राप्त होगा। इधर बाईं तरफ 3y धन चिन्ह के साथ है, दाईं तरफ ऋण चिन्ह के साथ हो जाएगा। तो 2x बराबर 9 ऋण 3y प्राप्त हुआ। अब भी हमें x का मान नहीं प्राप्त हुआ है, इसके साथ x को अकेला करना है हमें, क्योंकि चर x का मान हमें ज्ञात करना है y के पदों में, चर y के पदों में। और यहाँ पर जो बाईं तरफ x के साथ 2 है इसे भी हमें हटाना होगा। और यहाँ पर 2 और x के बीच गुणे का चिन्ह है, कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब यह होता है कि दोनों राशियों के बीच में गुणे का चिन्ह है। और 2x के साथ गुणे में है इसलिए बराबर की दूसरी ओर अर्थात दाईं ओर जाएगा तो भाग में जाएगा यानी बटे में जाएगा, और इसीलिए x बराबर 9 ऋण 3y बटे 2 हमें प्राप्त होता है। इस प्रकार समीकरण 1 से हमें x बराबर 9 ऋण 3y बराबर 2 प्राप्त हुआ, अर्थात चर x का मान हमें चर y के पदों में ज्ञात हो गया। प्रतिस्थापन विधि में हम यही करते हैं, किसी एक समीकरण से एक चर का मान दूसरे चर के पदों में ज्ञात कर लेते हैं और उसे दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित कर देते हैं या रख देते हैं। तो हमने पहले समीकरण से चर x का मान ज्ञात किया है, इसलिए हम x के इस मान को समीकरण 2 में रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है x के इस मान को समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, तो आप जब प्रतिस्थापित करेंगे तो समीकरण 2 आप देख रहे होंगे 4x धन 6y बराबर 18 है, तो 4 तो ऐसे ही आ जाएगा, x की जगह हम 9 ऋण 3y बटे 2 लिख देंगे, वही यहाँ पर लिखा गया है। 4 तो पहले से था, 9 ऋण 3y बटे 2 x की जगह पर आ गया यानी प्रतिस्थापित हो गया। और धन 6y ये दूसरा पद तो दूसरी समीकरण पहले से मौजूद है, इसलिए इसको 6y लिख देंगे और बराबर 18। तो ये दूसरी समीकरण इस रूप की हो जाती है। और जब हम इसको सरल करते हैं तो सरल करने का क्या तरीका है, आप 2 से 4 को काट सकते हैं और जब सरल करेंगे तो इस प्रकार आप सरल कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे 2 से 4 को सरल किया गया, 2 दूनी 4, और इस प्रकार हमें 2 और ब्रैकेट में 9 ऋण 3y और धन 6y बराबर 18 प्राप्त होता है। और इसे और सरल करते हैं जब, तो ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट हटाते हैं, 2 9 18, वो 18 यहाँ लिखा गया है। 2 और ऋण 3y की जब गुणा होगी तो ऋण का 6y आएगा और धन का 6y पहले से मौजूद है और बराबर 18 हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं बाईं ओर ऋण का 6y है और धन का 6y है, ये दोनों कट जाएंगे और जिसके फलस्वरूप सिर्फ 18 बाईं ओर बचेगा और दाईं ओर पहले से 18 है। अब आप देख रहे हैं कि हमें समीकरण 2 से 18 बराबर 18 प्राप्त हो रहा है। ये इस समीकरण में आप देख रहे हैं न चर x आ रहा है न चर y आ रहा है, इसलिए यह जो कथन है गणितीय कथन, यह y के सभी मानों के लिए सत्य है और इससे हम y का कोई भी मान ऐसा नहीं प्राप्त करते हैं जिसे हम हल के रूप में ले सकें, और इसीलिए हम x का भी कोई मान नहीं प्राप्त कर पाते 18 बराबर 18 आने के कारण। और इस तरह की स्थिति जब उत्पन्न होती है
तब दिए गए जो समीकरण हैं, जो समीकरण 1 और 2, इनके अनंत हल होते हैं, क्योंकि जब हम चर x को कोई मान देते हैं तो उसके संगत हमें y का एक मान प्राप्त हो जाता है, और इस प्रकार x और y के दोनों मानों से हमें इस रैखिक समीकरण युग्म का एक हल प्राप्त हो जाता है। और इस प्रकार हम अनंत हल इस रैखिक समीकरण युग्म के प्राप्त कर सकते हैं जब इस तरह की कंडीशन आती है, जैसा कि आपने इस उदाहरण में देखा कि जब हमने एक रैखिक समीकरण से एक चर का मान ज्ञात किया दूसरे चर के पदों में, और उसे दूसरे रैखिक समीकरण में जब प्रतिस्थापित किया, तब हमें 18 बराबर 18 जैसा गणितीय कथन प्राप्त हुआ, जिसमें चर x और चर y में से कोई भी चर उपस्थित नहीं मिलता है हमको यहाँ पर, और इस कारण यह चर x और चर y के सभी मानों के लिए सत्य हो जाता है। परंतु हल के रूप में हम दिए गए रैखिक समीकरण में किसी एक चर को मान देते हैं और उसके संगत y के मान को प्राप्त कर लेते हैं, और इस प्रकार हमें उस रैखिक समीकरण का एक हल मिल जाता है, जो कि दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का भी हल होता है। और इसी प्रकार हम अनंत हल इस रैखिक समीकरण युग्म के प्राप्त कर सकते हैं। ये स्थिति इसलिए उत्पन्न होती है या तब उत्पन्न होती है जब दोनों ही समीकरण एक ही होते हैं। आप यहाँ पर देख रहे होंगे समीकरण 1 और समीकरण 2। हम समीकरण 1 से समीकरण 2 को प्राप्त कर सकते हैं और समीकरण 2 से समीकरण 1 को प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? यदि हम समीकरण 1 में 2 से गुणा करें तो हमें 2 दूनी 4x प्राप्त होगा और 3 दूनी 6y प्राप्त होगा और इधर 9 दूनी 18 प्राप्त होगा। आप देख रहे हैं समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर हमें समीकरण 2 प्राप्त हो जा रही है। तो एक तरह से देखा जाए, दोनों तरफ अगर हम 2 से गुणा कर रहे हैं तब ऐसा हो रहा है, तो हम देख रहे हैं कि दोनों ही समीकरण वास्तव में एक ही हैं। समीकरण 2 से आप समीकरण 1 भी प्राप्त कर सकते हैं। दोनों ओर 1/2 से समीकरण 2 में गुणा कर दें, समीकरण 2 में दोनों ओर 1/2 से गुणा कर दें तो हमें समीकरण 1 प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार ये स्पष्ट है कि इस उदाहरण में जो हमें दो रैखिक समीकरण प्राप्त हो रही हैं, वो दोनों की दोनों एक ही रैखिक समीकरण हैं। और जब ऐसा होता है तब हम जानते हैं कि अगर इन दोनों रैखिक समीकरणों को हम इस रैखिक समीकरण युग्म को हम ग्राफीय विधि से अगर हल करते तो हमें परस्पर संपाती रेखाएं प्राप्त होती, और ऐसी स्थिति में अनंत हल ग्राफीय रूप से हमें प्राप्त होते। और ठीक वही स्थिति यहाँ पर बीजगणितीय रूप में भी हमें दिख रही है। तो इसलिए हम यहाँ पर पेंसिल और रबड़ के, एक पेंसिल और एक रबड़ का कोई अद्वितीय मूल्य नहीं प्राप्त कर सकते, और क्योंकि इस स्थिति में कोई सर्वनिष्ठ हल हमें कोई एकमात्र सर्वनिष्ठ हल हमें प्राप्त नहीं हो रहा है, बल्कि अनंत हल प्राप्त हो रहे हैं। इसलिए यहाँ पर ऐसा होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।